क्या हो अगर GTA वाई सिटी की पैंजर चीट कोई रियल लाइफ में एक्टिवेट कर दे और पूरी सिटी में तबाही मचाना शुरू कर दे। Oh shit, here we go again. डुवेलेरियंस वेलकम बैक टू कैलिफोर्निया जो घर है सिलिकॉन वैली और दी ग्रेट हॉलीवुड का, और जहाँ दी फेमस गोल्डन गेट ब्रिज भी पाया जाता है। और अगर आप एक सच्चे क्राइम इंथुजियास्ट हो तो आपको दी फेमस आइलैंड प्रिजन ऑफ अल्काट्रेज के बारे में तो पता ही होगा। नापा वैली, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो कुछ चुनिंदा शहरों के नाम है जो कैलिफोर्निया को एक बजिंग और लाइवली जगह बनाते हैं। और आज के केस के लिए हम जा रहे हैं 1995 सैन डिएगो में। उस साल या उस वक्त सैन डिएगो में लाइफ बहुत सिंपल थी। बिल क्लिंटन तभी प्रेसिडेंट पोस्ट पर थे, ब्रैड पिट इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने की शुरुआत कर रहे थे, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यानी सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए रियल लाइफ में एक दूसरे से मिलना पड़ता था। और इसी रैपिडली चेंज होते सैन डिएगो में रहता था शॉन टिमोथी नील्सन। शॉन का जन्म 21 अगस्त 1959 को हुआ था, जहां उसकी मां का नाम था बेसी और पिता का नाम था फ्रेड नील्सन। शॉन पला बड़ा था सैन डिएगो के क्लेयरमाउंट एरिया में अपने दोनों भाइयों के साथ। शॉन ने अपनी स्कूलिंग जेम्स मेडिसन हाई स्कूल से की थी और 1978 में उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। जिंदगी में आगे क्या करना है, इसलिए शॉन के पास कोई भी फिक्स प्लान नहीं था, पर लाइफ को काइंड ऑफ पर्पस देने के लिए शॉन ने फिर यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली, जहाँ उसकी ट्रेनिंग फोर्ट नॉक्स केंटकी में हुई, जहाँ से इवेंचुअली उसकी पोस्टिंग वेस्टर्न जर्मनी के टैंक डिवीजन में हुई। पर शॉन का यह टाइम इतना भी सुहाना नहीं था, क्योंकि इस डिवीजन में बस 2 साल सर्विस देने के बाद शॉन को कई सारे डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स के चलते साल 1980 में पूरे ऑनर के साथ मिलिट्री से डिस्चार्ज दे दिया गया। इसका मतलब शॉन ने अपनी एक्टिव ड्यूटी तो छोड़ी थी, पर पूरी तरह मिलिट्री को नहीं छोड़ा था। यानी अगर जरूरत पड़ती तो शॉन फिर से मिलिट्री ज्वाइन कर सकता था। इस डिस्चार्ज के बाद शॉन फिर से अपने घर क्लेयरमाउंट आया, जहाँ उसको अपनी जान पहचान की एक लड़की में अपनी जिंदगी का प्यार और एक लाइफ पार्टनर मिली, जिसका नाम था सूजी हेलमन। सूजी को शॉन अपने हाई स्कूल के दिनों से जानता था, और जब उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को शुरू किया तब बस 4 साल बाद यानी 1984 में उन दोनों ने शादी कर ली। और शादी के 6 साल उन्होंने बड़े ही आराम और प्यार से बिताए, जहाँ सूजी अब एक लीगल सेक्रेटरी बन गई थी और शॉन ने प्लम्बिंग का काम शुरू कर दिया था। उन दोनों का एक घर था और बेसिकली वो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। शॉन और सूजी का घर क्लेयरमाउंट सैन डिएगो के विलियम मिट एवेन्यू में बसा हुआ था और सब ठीक था, पर 90s की शुरुआत में शॉन के लिए चीजें कई सारे मायनों में गलत जाने लगी। 1998 में शॉन की माँ गुजर गई और 4 साल बाद 1992 में शॉन के पिता भी गुजर गए। और इन ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स के बीच शॉन के लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि साल 1990 में शॉन का एक मोटर बाइक एक्सीडेंट भी हुआ, जिसके चलते शॉन के नेक और बैक पर भारी चोट आई थी, जिसकी वजह से शॉन का बहुत ध्यान रखना पड़ता था और उसकी ट्रीटमेंट शार्प मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रही थी। पर सैडली शॉन का हॉस्पिटल का टाइम भी सीधी तरह से नहीं गुजरा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में होने के टाइम पीरियड में शॉन ने 2 बार फोर्सफुली डिस्चार्ज लेने की कोशिश की, जिसके दूसरे अटेम्प्ट में शॉन की हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड से हाथापाई हुई। इसके चलते शॉन ने इस हॉस्पिटल के खिलाफ 2 सेपरेट लॉ सूट फाइल किए, जिसमें से पहला लॉ सूट वूपिंग $1.6 मिलियन का था। शॉन का ठीक से ध्यान ना रखने के लिए, फिजिकल असॉल्ट करने के लिए, धमकियां देने के लिए
और बिना किसी वजह रोके रखने के लिए, और दूसरा लॉसूट बस हॉस्पिटल में गलत चीजें प्रैक्टिस करने के लिए था। पर 1993 में कोर्ट ने शॉन के ये दोनों लॉसूट्स खारिज कर दिए और शॉन के जले पर नमक छिड़कने के लिए 1994 में कोर्ट ने हॉस्पिटल को हॉस्पिटल्स काउंसिल लॉसूट ग्रांट कर दिया, जिसके तहत उल्टा शॉन को $6600 की लीगल कॉस्ट और मेडिकल एक्सपेंसेस हॉस्पिटल को पे करने पड़े। इसके बाद फिर शॉन धीरे धीरे ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के जाल में फंसता गया। शॉन मेथ और अल्कोहल अब्यूज हद से ज्यादा करने लगा था, जहाँ हफ्ते दर हफ्ते उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इन सब चीजों के चलते सूजी का सबर भी अब जवाब देने लगा था और उसी साल के एंड में सूजी ने शॉन के साथ डिवोर्स फाइल कर दिया। इन सब हालातों के चलते शॉन का बर्ताव दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था और शॉन के ज्यादातर पड़ोसी इस बात पर बात तो नहीं करते थे, पर सबको शॉन की इस हालत का अंदाजा था। शॉन बहुत ही अजीब चीजें करने लगा था, जैसे वो आधी रात में अपने गार्डन की घास मशीन से काटने लगता था। उसके घर का बैकयार्ड कई सारे मशीन पार्ट से भरा हुआ था और यहाँ तक कि पुलिस को 2 साल के टाइम पीरियड में 9 बार कंप्लेंट कॉल्स आ चुके थे शॉन के घर से नॉइस डिस्टर्बेंस की वजह से। इसके चलते शॉन ने फिर से कई सारे लॉ सूट्स फाइल किए, न सिर्फ पुलिस पर, यहाँ तक कि उसने अपने सिटी काउंसिल को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि शॉन अपने बैकयार्ड में मौजूद मिनरल से ऑब्सेस हो चुका था। मतलब शॉन की माने तो शॉन अपनी प्रॉपर्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचने वाला था, क्योंकि उसके बैकयार्ड में बहुत सारे गोल्ड और ऑयल रिजर्व्स थे जो अभी तक ढूंढे नहीं गए थे। और ये बस वो बोल नहीं रहा था, बल्कि ये साबित करने के लिए उसने अपने बैकयार्ड में 20 फीट नीचे तक खुदाई भी कर रखी थी। शॉन को ये गोल्ड और ऑयल का ख्याल कहाँ से आया ये तो मालूम नहीं, पर इतना जरूर था कि शॉन दिन ब दिन मेथ और अल्कोहल का और ज्यादा आदी हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉन ने सोना ढूंढने के लिए अपने बैकयार्ड में एक 20 फुट का गड्ढा खोद रखा था और इस ऑपरेशन को और रिफाइन करने के लिए उसने अपने अच्छे खासे जकूजी पूल को एक स्लूस बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया था, यानी वो टूल जो गोल्ड को डर्ट और कचरे से अलग करने का काम करता है। उसके दोस्तों ने बताया कि वो गोल्ड के बारे में आए दिन बहुत बातें करता था और इस गोल्ड को ढूंढने में वो अपने बैकयार्ड में घंटों बिता देता था, पर हर बार उसकी मेहनत जाया जाती थी और उसके हाथ कुछ नहीं लगता था। और क्योंकि वो माइनिंग का काम मोस्टली रात में करता था, तो उसके पड़ोसी आए दिन उसकी कंप्लेंट करते रहते थे। शॉन पर अब कई बातों के लिए कंप्लेंट्स होने लगी थी, जैसे कि वो अपने रूममेट्स और अपनी गर्लफ्रेंड से आए दिन झगड़ता था, जो कई बार बहुत सीरियस भी हो जाता था। 1994 में पुलिस शॉन के घर भी आई थी, जब शॉन की वर्क वैन का सारा सामान कोई चुरा ले गया था, जिसमें उसके प्लम्बिंग टूल्स भी शामिल थे। शॉन के लिए चीजें बद से बदतर होती जा रही थी। उसके टूल्स के बिना वो अपना जॉब नहीं कर पा रहा था और जॉब न होने के कारण वो खुद के लिए कुछ कमा भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो अपने नशे के शौक भी पूरे नहीं कर पा रहा था। 1995 में शॉन के हालात और खराब होने लगे। उसके बैकयार्ड माइनिंग ऑपरेशन से उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था और ऊपर से अब उसकी सारी सेविंग्स भी खत्म होने लगी थी। शॉन घर के किस्तें भरने में भी अब देर करने लगा और इवेंचुअली उसने किस्तें भरना बंद ही कर दिया, जिसके परिणाम बैंक ने शॉन को नोटिस इश्यू करना शुरू कर दिया और फाइनली बैंक की तरफ से एक इविक्शन नोटिस यानी घर खाली करने की नोटिस भी आ गई थी। उसके घर की लाइट कट ऑफ कर दी गई थी पेमेंट ना करने की वजह से, और उसके भी ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करके उसके घर से चली गई थी। एक प्रेशर कुकर की तरह शॉन की लाइफ में कंटिन्यूअसली प्रेशर बिल्ड हो रहा था और इस प्रेशर का नतीजा था कि ये प्रेशर कभी न कभी फूटने वाला था और इस प्रेशर का झटका बहुतों को चोट पहुंचाने वाला था। 17 मई 1995 शॉन के घर के कुछ दूर था कैलिफोर्नियन नेशनल गार्ड आर्मरी, जिसको गार्ड करने के लिए उसके चारों ओर 8 फुट की चेन फेंसिंग लगाई गई थी और इस फेंस के पीछे तरह तरह के वेपन्स और वॉर हेड्स रखे गए थे जो उस वक्त मिलिट्री यूज कर रही थी। यह स्टाफ यूजुअली शाम 6 बजे अपनी शिफ्ट पूरी करके चले जाते थे, पर आज रात वर्कर्स को ओवर टाइम करने कहा गया था। दूसरी तरफ दोपहर का वक्त था। शॉन शर्टलेस और थोड़ी नशे की धुंधी में अपने शेवरोलेट ट्रक में जा बैठा। उसने फिर ट्रक शुरू किया और वो निकल पड़ा नेशनल गार्ड आर्मरी की तरफ।
आर्मरी तक पहुंचने के बाद शॉन सीधा आर्मरी के अंदर घुसा और उसने अपनी गाड़ी कुछ मिलिट्री टैंक्स के पास रोकी। क्योंकि आर्मरी के गेट्स ओवर टाइम स्टाफ के लिए खुले रखे हुए थे तो इसलिए शॉन पर किसी ने शक भी नहीं किया। और कहीं न कहीं ये चिंता करने की बात भी थी क्योंकि अंदर आने के बाद भी उसको बहुत देर तक किसी ने नोटिस तक नहीं किया था। फिर शॉन अपने गाड़ी से उतरा और सामने खड़े टैंक्स के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। इन टैंक्स के एक्सेस हैंडल्स पर बस एक पैडलॉक लगाया गया था लोगों को इस टैंक में घुसने से रोकने के लिए। इसलिए एज अ प्लम्बर शॉन को इन 3 टैंक में से 2 टैंक्स के पैडलॉक तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी। पर अंदर घुसने के बाद शॉन को पता चला कि ये दोनों भी टैंक्स ऑपरेशनल नहीं थे। और यही सब करते करते 6:30 PM को शॉन की नजर पड़ी एक पैटर्न M60A3 टैंक पर। M60A3 टैंक को दुनिया भर में कई देश यूज करते हैं और ये एक बहुत ही यूजफुल वॉर मशीन है। जब इस टैंक को जंग के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है बॉम्ब्स और फ्यूल्स के साथ, तब इस टैंक का वजन 57 टन तक पहुंच जाता है। पर फिर भी ये टैंक 480 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकता है एक फुल डीजल ट्रंक के साथ। और इसकी मैक्स स्पीड भी 68 किलोमीटर पर आवर्स की थी जो एक टैंक के हिसाब से बहुत ही ज्यादा थी। इस टैंक को मिड 70s में डिजाइन किया गया था और इसका एक प्रेडिसेसर भी था A2 के नाम से। पर A3 टैंक्स ग्लोबली ज्यादा एक्सेप्ट हुए और ज्यादा यूज होने वाले टैंक्स में से एक बने। इस टैंक के 1959 से 15,000 यूनिट्स बनाए गए थे जो 26 और कंट्रीज को वॉर में मदद करने के लिए दिए गए। इस टैंक को यूएस मिलिट्री ने फ्रंटलाइन ड्यूटी से 1991 में निकाल दिया था। पर फिर भी कंट्री के हर एक नेशनल गार्ड आर्मरी के पास इस टैंक के कुछ यूनिट्स रखे गए थे। जब शॉन ने टैंक का पैडलॉक तोड़ा और वो अंदर बैठा तभी 2 चीजें हुई। पहली कि आर्मरी के गार्डमैन ने फाइनली शॉन को देख लिया था और दूसरी कि शॉन का टैंक एक्चुअली चालू हो चुका था। गार्डमैन को मालूम था कि ये टैंक बिना किसी गोला बारूद के पार्क किए गए थे और गार्डमैन को ये भी मालूम था कि एक बार उस टैंक का हैच अंदर से बंद हुआ और टैंक चालू हो गया तो शॉन को उस टैंक से कोई बाहर नहीं निकाल सकता था सिवाय शॉन खुद बाहर आना चाहे तो। शॉन ने जैसे ही टैंक चलाना शुरू किया वो मिलिट्री बेस से टैंक को बाहर पब्लिक एरिया में ले जाने लगा। और मिलिट्री स्टाफ उस वक्त बस एक चीज कर सकते थे और वो थी उस टैंक के रास्ते से दूर भागना। इसके तुरंत बाद सिटी के लोकल पुलिस स्टेशन में ये खबर फैला दी गई और पूरे स्टेट में एक तरह से अफरा तफरी मच गई थी। करीब शाम 6:30 बजे शॉन मिसा कॉलेज ड्राइव पे अपना टैंक जोरों से भगाने लगा। आई विटनेसेस की रिपोर्ट्स को माने तो शॉन का डिस्ट्रक्शन पाथ कम्प्लीटली रैंडम भी नहीं था। शॉन पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा था कि वो किसी मासूम सिविलियन की जान ना ले। पर शॉन का टैंक पूरी स्पीड में शहर के एसेट्स जैसे कि फायर हाइड्रेंट्स, कई सारे लाइट पोल्स और ट्रैफिक सिग्नल्स और तो और बस स्टॉप्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। इस चक्कर में शॉन ने करीब 40 खाली गाड़ियों को भी कुचल दिया था। शहर के लोग इस तबाही को देख के हैरान थे और कई सिविलियंस ने इस तबाही को अपने फोन से लाइव रिकॉर्ड भी किया। पुलिस के सायरन्स पूरे शहर में बज रहे थे और सिविलियंस खुद को बचा रहे थे क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि शॉन का टैंक गोला बारूद से लोडेड है या नहीं। फिर शॉन ने फ्रीवे से टर्न लिया और अब उसका टैंक इंटरस्टेट हाईवे 805 पर तेजी से भाग रहा था, जहां शॉन ने जानबूझ के एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज के पिलर्स को तोड़ने की कोशिश की ताकि वो कुछ बड़ी तबाही कर सके। पर जब शॉन का ये अटेम्प्ट फेल हुआ तो उसने फिर से अपने टैंक को मोड़ा और फिर से वो टैंक को हाईवे पर दौड़ाने लगा। इस पॉइंट तक इस चेस को पूरे शहर में टेलीकास्ट किया जा रहा था। पूरे यूएस के टीवी चैनल्स रेगुलर न्यूज को छोड़कर बस इसी न्यूज को कवर कर रहे थे। ये खबर अब किसी से छुपी नहीं थी और जनरल पब्लिक एक मिलिट्री टैंक को पब्लिक रोड पर तबाही करते देख पूरी तरह शॉक में थी और किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। शॉन ने कई सारे फायर हाइड्रेंट्स को उड़ा दिया था जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी के फव्वारे उड़ रहे थे। शॉन ने कई सारे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स भी उड़ा दिए थे जिसकी वजह से करीब 5,000 घरों में लाइट कट ऑफ हो चुकी थी। शॉन अभी भी इंटरस्टेट हाईवे पर अपना टैंक भगा रहा था और उसके पीछे सारे शहर की पुलिस पड़ी हुई थी और कई सारे पुलिस हेलीकॉप्टर्स भी शॉन का पीछा कर रहे थे। अब सारे अथॉरिटीज को इस पॉइंट तक भनक लग गई थी कि उनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो शॉन के टैंक को और उसके आतंक को रोक सके, क्योंकि इस टैंक का पर्पस ही यही था कि कोई भी फोर्स इस टैंक को रोक या तोड़ ना सके। सो कोई भी कुछ भी नहीं
कर सकता था। इस पॉइंट से अथॉरिटी के पास बस दो ऑप्शंस थे, पर दोनों भी अथॉरिटीज के रेपुटेशन और पब्लिक सेफ्टी के लिए हानिकारक थे। उसमें से पहला ऑप्शन था कि वो ब्रेकर बार्स का यूज कर सकते थे, जो टैंक के कॉक्स को जैम करके उनको तोड़ सकते थे, यानी टैंक्स की साइड्स की चेन जो टैंक को चलाने में मदद करती थी। पर इसे ब्रेकर बार्स को ढूंढने में घंटों का समय लगने वाला था। पर दूसरा ऑप्शन ज्यादा सीरियस और डेंजरस था, क्योंकि वो ऑप्शन था ईंट का जवाब पत्थर से देना। एक मिलिट्री टैंक को रोकने का बस एक ही तरीका था कि उसे रोकने के लिए एक दूसरे टैंक का इस्तेमाल करना या फिर एक एयर स्ट्राइक करना मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से। पर ये करना बहुत ही शॉकिंग और डेंजरस था, क्योंकि इसके इस्तेमाल से सिविलियन कैजुअलिटीज होने की संभावना थी। दोनों भी ऑप्शंस प्रैक्टिकल नहीं थे और मिलिट्री ने दोनों प्लान्स पूरी तरह से ड्रॉप कर दिए। पर मिलिट्री के सामने अभी भी यह सवाल था कि शॉन और उसके आतंक को कैसे रोका जाए, और अभी भी उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। शॉन पर वापस आए तो शॉन के टैंक ने इंटरस्टेट हाईवे 805 के साउथ बाउंड और नॉर्थ बाउंड दोनों को क्रॉस कर लिया था, और ऑफ कोर्स वो रास्ते में आने वाली सारी चीजों को तहस नहस कर रहा था। इस सिचुएशन में जहां लग रहा था कि पुलिस के पास शॉन के टैंक का बस पीछा करने के अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं था, अथॉरिटीज को इस पैनिक सिचुएशन में उनका एक और शायद से आखिरी ब्रेक थ्रू मिलने वाला था, जहां वो शॉन के टैंक को रोक सकते थे। जब शॉन कैलिफोर्निया स्टेट रूट 163 पर अपना टैंक तेजी से भगा रहा था, तब उसने डिवाइडर को तोड़कर रोड के दूसरी साइड पर टैंक को ले जाने का एक अटेम्प्ट किया। पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस रूट को बहुत ही मजबूत कंक्रीट डिवाइडर से कंटिन्यूअसली बहुत आगे तक डिवाइड किया गया था, और इन्हीं कंक्रीट डिवाइडर्स को तोड़कर जब शॉन ने टैंक को दूसरी ओर निकालने की कोशिश की तो उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि शॉन का टैंक अब इन डिवाइडर्स के बीच फंस चुका था। इन डिवाइडर्स को तोड़ने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि शॉन के टैंक की एक साइड की ट्रैक चेन निकल गई थी, यानी शॉन अब टैंक को चला नहीं सकता था। फिर ऑफिसर्स ने इसी चीज का फायदा उठाया और बिना देरी किए टैंक के ऊपर चढ़ गए और टैंक के एक्सेस हैच को ओपन करने की कोशिश करने लगे। और इन्हीं ऑफिसर से एक थे पॉल पैक्सटन, जो एक आर्मी वेटरन थे जिनको कई हद तक टैंक का एक्सपीरियंस भी था, और इस नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से पॉल को इस टैंक का एक्सेस हैच खोलना आता था। मतलब पॉल को मालूम था कि टैंक के कॉम्बैट लॉक्स जो अंदर के लॉक्स थे, जिसकी वजह से सोल्जर्स अंदर सुरक्षित रहते थे। इवन इफ अगर टैंक काम करना बंद कर दे तो कोई भी अंदर के सोल्जर को बाहर नहीं निकाल पाता। पर अगर टैंक अंदर से लॉक ना हो तो टैंक के एक्सेस हैच को ओपन करना मुमकिन था। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली शॉन एक्चुअली ये कॉम्बैट लॉक्स अंदर से बंद करना भूल गया था। इस एक्सेस हैच को खोलते ही चारों ऑफिसर जो टैंक के ऊपर चढ़े थे उनको सीधे सीधे शॉन दिखाई दे रहा था। ऑफिसर्स ने फिर कई बार शॉन को कमांड दिया कि वो अपने हाथ ऊपर करके टैंक से बाहर आ जाए, पर शॉन अपने टैंक को जगह पे ही आगे पीछे कर रहा था इन ऑफिसर्स को टैंक से नीचे गिराने के लिए। इसके रिस्पांस में इन्हीं में से एक ऑफिसर रिचर्ड पाइनर ने एक डायरेक्ट शॉट फायर किया, जो सीधा शॉन के गर्दन और कंधे के बीच जा लगा। इसकी वजह से शॉन अपने कॉन्शियसनेस को खोने लगा, और इस एक शॉट में शॉन के आतंक को पुलिस फाइनली रोकने में सफल रही। इस मौके का फायदा उठाते हुए ऑफिसर्स ने शॉन को टैंक से बाहर खींचा और जल्दी एम्बुलेंस बुलाई गई शॉन को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। पर उनके लाख कोशिश करने के बाद भी शॉन के घाव ने उसकी जान ले ली थी, और उसी शाम शॉन ने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। और आयरॉनिकली ये वही शार्प हॉस्पिटल था जिसपे शॉन ने 2 लॉ सूट्स फाइल किए थे। शॉन के आतंक का शहर पर परिणाम ये था कि शहर को $150,000 का डैमेज हुआ था, 40 प्राइवेट कार्स कुचली गई थी, और शहर के कई सारे एसेट्स को तबाह कर दिया गया था। कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड आर्मरी को अपनी सिक्योरिटी की लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया, और इसी वजह से नेशनल गार्ड आर्मरी को सारे डैमेजेस का खर्चा भरना पड़ा। आर्मरी को सैन डिएगो सिटी काउंसिल को $12,500 पे करने पड़े, जो मोस्टली सिटी को रिपेयर करने में लगाए गए। आर्मरी को $40,000 भी देने पड़े सिटी के लोकल पावर सप्लायर सैन डिएगो गैस एंड इलेक्ट्रिक को उनके लाइट पोल्स और इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करने के लिए। इसके बाद आर्मरी ने उन लोगों को भी रीइंबर्समेंट प्रोवाइड की जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी टैंक की वजह से तबाह हो गई थी, जिसमें क्रस्ट कार्स भी शामिल थी। और एडिशनली उस हाईवे और डिवाइडर्स को भी रिपेयर किया गया जिसको शॉन के टैंक ने डिस्ट्रॉय किया था। आर्मरी की तरफ से फायर हाइड्रेंट्स, बस स्टॉप्स और ट्रैफिक लाइट्स को भी रिपेयर करा गया जो शॉन ने तोड़ दिए थे। लोकल सिविलियंस इस इंसिडेंट से शॉक और अमेज दोनों थे। एक सिविलियन ने बताया कि वो आदमी पूरी तरह पागल हो गया था। वो गाड़ियों को ऐसे उड़ा रहा था कि जैसे वो अपनी लॉन की घास उड़ा रहा हो।
ऐसे लग रहा था कि उसे किसी मासूम सिविलियन को मारे बिना शहर को जितना हो सके उतना डैमेज करना था। शॉन की मौत के बाद पुलिस पर सवाल उठाए गए कि क्या वाकई में शॉन पर गन शॉट फायर करना जरूरी था, और शॉन के फैमिली और फ्रेंड्स को भी लग रहा था कि शॉन को गोली मारे बिना रोका जा सकता था। पुलिस ने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया कि उनको ये नहीं मालूम था कि टैंक के अंदर शॉन के पास कोई हथियार है या नहीं, और तो और उसने पुलिस ऑफिसर्स की जान को भी जोखिम में डाला टैंक के ऊपर चढ़ने के बाद, और पुलिस ऑफिसर्स की बात ना मानकर। ऊपर से शहर के पब्लिक के लिए थ्रेट इतना बड़ा था कि शॉन को जिंदा बाहर निकालना बहुत ही रिस्की था। शॉन के भाई ने पुलिस के स्टेटमेंट पर एग्री किया और कहा कि मैं पुलिस के बारे में कुछ भला बुरा नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो बस अपना काम कर रहे थे। मैं शॉन की तरफ से पूरे शहर से माफी मांगता हूँ कि उनको इस पीड़ा से गुजरना पड़ा, और इस बात से भी मैं खुश हूँ कि किसी मासूम सिविलियन को इस रैम्पेज में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। शॉन के एक टैंक को बिना किसी प्रॉब्लम के एक्वायर करना एक वार्निंग साइन था नेशनल गार्ड आर्मरी के लिए सिक्योरिटी को लेकर। उनको इस तरह के और रैम्पेजेस भी रोकने थे, क्योंकि और भी कई लोग होंगे शहर में जो शॉन के इस आतंक से इंस्पायर हो सकते थे। नेशनल गार्ड आर्मरी के पास कई ऐसे हथियार थे जो अगर गलत हाथों में पड़ते तो शहर के लिए और उनके लिए जानलेवा थे, और सिक्योरिटी मेजर्स जो उस टाइम पर थे वो क्लियरली अनकेपेबल थे। इसीलिए सिक्योरिटी मेजर्स को इस इंसिडेंट के बाद अपग्रेड किया गया। इन टैंक्स में लगी सारी बैटरीज को निकाल कर डिस्ट्रॉय किया गया कि कोई अगर फिर से भी किसी टैंक में घुसने में कामयाब हो तो वो एटलीस्ट टैंक को स्टार्ट ना कर पाए। इस केस के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ऐसे ही और केसेस की सच्चाइयाँ देखने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट एक बूस्टर है मेरे लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और एक ब्रेन चिलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।